देखिए साइंट इस समय अगर मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा अग्रेशन तो नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा वीकनेस ही इस चार्ट पे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको इससे निकल जाएं, दूसरा स्टॉक एक चूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। और इन लेवल्स पर फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है, तो फिलहाल ऐड करने की तो बिल्कुल ना नहीं है। हम्म। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 2 से 2.5% का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। हम्म। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गिरने के संकेत आपको ज्यादा दिखाई देंगे। इनके पास जो स्टॉक है उनका सायंट डीएलएम होगा, क्योंकि 430 रुपए की का भाव बता रहे हैं, और ये सायंट डीएलएम जो है ये आज करीबन 420 के आसपास कामकाज कर रहा है। इस स्टॉक को देखिएगा प्लीज। कि मैंने साइन देख लिया था, ठीक है। हाँ ये तो मैम देखिए अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, 410 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखें, 435 के आसपास के आते हैं लेवल्स तो एक बार वापस से मैम को तंग कर लीजिए। मलाई का सवाल है, वो पूछते हैं आलू वालिया कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। 200 शेयर है 125 के भाव पे। नैटको फार्मा 100 शेयर्स एट 1546। लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, आपसे नजरिया मांग रहे हैं। देखिए अगर इस समय आलू वालिया को देखते हैं तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक अग्रेशन इनमें बना हुआ है और वापस पुल बैक दिख सकता है, 980 के लक्ष्य वापस आ सकते हैं, तो 900 रुपए के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके यहाँ पर पोजीशन चलें। दूसरा स्टॉक मैम कौन सा नेटको था? फार्मा। नेटको फार्मा। देखिए नेटको फार्मा से ज्यादा अच्छा है आप सिप्ला या फिर ग्रैनुअल्स ले लीजिए, जिससे मैंने अभी रिकमेंड किया है। नेटको फार्मा से एक बार को चाहे तो इन लेवल से एक बार को स्विच करके, आप मैंने बताया ना आज एक्सरसाइज करनी ज्यादा जरूरी है, तो वो एक्सरसाइज करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओला इलेक्ट्रिक पे आपकी क्या राय है? देखिए ट्रेंड इज फ्रेंड, और ओला ने एक ट्रेंड दिखाया था बीच में, तो मुझे मैंने बोला था कि लोग बिल्कुल थोड़ा सा तैयार रहें, जिससे कि अगर मौका मिलता है तो अपसाइड पे जो मोमेंटम आएगा उस पर निकलेंगे। 57 तक इंक्रीज कर लीजिए टारगेट को, लेकिन उन लेवल्स पे रीचेक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि कब इसका करंट फेल हो जाए ये पता नहीं है, स्कूटी कब आपको परेशान करना शुरू कर दे। तो मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल चल रही है तो 57 तक अभी जाएगी। अगला सवाल ले लेते हैं, नाम नहीं लिखा है लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। कॉनकॉर एट 646, अडानी ग्रीन एट 954, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एट 287। आई थिंक उन्होंने अपना पूरा लिस्ट ही शेयर किया है। मोरपन लैब्स एट 61, इक्विटास एट 64। अब बाकी स्टॉक्स में पढ़ नहीं सकती, आप कितनों का जवाब देंगे? आप इन्हीं 6 के जवाब दे दीजिए सर। सबसे पहले कॉनकॉर देख लीजिए, 520 527 के बीच में यहाँ पर एड ऑन करते चलिए, और स्टॉप लॉस डाल लीजिए इसमें 500 रुपए का, 495 रुपए का टारगेट वापस से 650 तक आ सकते हैं। अदानी ग्रीन अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम में 980 और 1000 रुपए के आसपास आता है, तो यहाँ से आप निकल जाइए। मॉर्फन लैब में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा 1-2% का करेक्शन 44-45 के आसपास के लेवल्स आते हैं, तो यहाँ पर एड कर लीजिएगा, 47 चल रहा है। और ओवरऑल अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी बास्केट ऐसे देखिए तो आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा कराना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी स्टॉक्स में इन्हीं तीन में ये थोड़ा सा एक मोमेंटम बन रहा है, बाकी तो आप होल्ड करिए, पोजीशन ठीक है। ओके। अगला सवाल जो है वो एल&टी फाइनेंस पे है। 219 पे बाई किया है उन्होंने, आपसे जानना चाहते हैं अब क्या करना चाहिए? देखिए एल एंड टी फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अभी गहरा सकती है, 219 पे बाय किया है। फ्यूचर में अगर बाय किया तो एग्जिट कर लीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया तो 215 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दे रहा है। अट्रैक्टिव लेवल 215 और 212 ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके। अगला सवाल जो है वो है मोहित यादव का। केएनआर कंस्ट्रक्शन 100 शेयर्स है 260 के भाव पे। बीईएल 50 शेयर है 390 के भाव पे। और एनएमडीसी के 50 शेयर है जो 71 रुपये में उन्होंने खरीदे हैं। क्या मैं इन्हें इन सभी स्टॉक्स में एवरेज कर सकता हूं? इनका होल्डिंग पीरियड 1 साल का है। देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन एक टाइम पे बड़ा अट्रैक्टिव था मैम, और मुझे बड़ा पसंद होता था, लेकिन ये अपनी रेंज तोड़ के अभी निकला है, और इस पे कुछ खास एवरेज करने का भी संकेत नहीं।
88 188 या 185 के लेवल आते हैं तो आप एवरेज करिएगा, तब ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप एनएमडीसी में आप एवरेज कर सकते हैं, काफी कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर एनएमडीसी 67 68 से लेकर 72 के बीच में आप धीरे धीरे एकुमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात बीएल की है, तो बीएल की तैयारी कर लीजिए, 330 के आसपास के लेवल्स अभी देखने को मिलेंगे। आई नो कि 367 चल रहा है, लेकिन अभी करेक्शन ड्यू है, तो जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट एवरेज एट दैट करंट मार्केट प्राइस। ओके, अगला सवाल जो है वो है शेख सादिक का, और ये सवाल है फैक्ट के बारे में, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन के बारे में। फैक्ट के बारे में बताइए सर प्लीज, चाहे फंडामेंटल या टेक्निकल, आई डोंट नो, इन्होंने कुछ ऐसा पूछा नहीं है, तो हम दोनों के बारे में बता सकते हैं। फैक्ट की स्पेलिंग है FACT, बढ़िया है। केमिकल का स्टॉक है, 932 पे चल रहा है, बढ़िया है सर। और बताइए क्या बताऊं। देखिए, जब भी सवाल पूछे तो कोशिश ये करिए कि पूरा डिटेल थोड़ा सा दीजिए कि आपको लेना है, नहीं लेना है, लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं, वैसा डिटेल हो तो ज्यादा बेटर होता है। पर्टिकुलर सवाल गलत पूछेंगे तो आंसर भी, जवाब भी गलत आएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं हिस्टोरिकल बताता रहूंगा, 1100 का हाई बना चुका है, बॉटम अभी 600 का बनाया है, 900 रुपए पे चल रहा है, 932 रुपए के आसपास एक कंसोलिडेट तो आप ये कर रहा बता है। दीजिए कि ये स्टॉक आपको कैसा लगता है अगर इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए, फर्टिलाइजर एंड केमिकल नहीं नहीं, मैं उसी पे आने वाला था, लेकिन आप दर्शकों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सही सवाल पूछे। जी। फैक्ट को अगर देखेंगे तो आपको रिवर्ट हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ऑब्वियसली कि 880 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल एकुमुलेट करना चाहिए, बजट तक 1100 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। एक हमारे दर्शक लिखते हैं, मैम मैंने देखा पॉडकास्ट, वेरी वैल्यूएबल एंड यूजफुल सर। तो अगला सवाल ले लेते हैं। गौरव त्यागी जी का सवाल है SJVN पे, एवरेज प्राइस है उनका 112 रुपए और 300 शेयर उनके पास है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, आपकी राय। देखिए, SJVN में अभी कुछ दिन पहले बड़ा तगड़ा क्वांटम जो है वो दिखने को मिला था, लेकिन फिर से थोड़ा सा सस्ता सा हुआ है। लेकिन बट बिल्कुल बने रहिए, खरीद लीजिए करंट मार्केट प्राइस पे, 95 तक खरीदेंगे और बेस्ट होगा। 120 से नीचे का टारगेट है नहीं, तो होल्ड करके रखिए, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं। इसमें तो स्टॉप लॉस भी 90 रखने की जरूरत नहीं है। ओके, रवि जी का सवाल है, रवि सर के लिए, और ये सवाल है न्यू इंडिया एश्योरेंस पे, 200 शेयर है उनके पास, 202 के भाव पे है, क्या करना। बढ़िया है सर, प्रॉफिट तो आ ही रहा है, और ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही रखी होगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस का टारगेट भी दिया था कि आपको जल्दी और बड़ा प्रॉफिट दिखाई देगा। 190 रुपए चल रहा है, बाय का करंट मार्केट प्राइस अच्छा है। 220 के लक्ष्य के लिए जरूर होल्ड करके रखें शॉर्ट टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे 244 रुपए का लक्ष्य। ओके, संदीप गोयल जी का सवाल है, उनका सवाल है इंटरनेशनल जेमोलॉजी पे। इंटरनेशनल जेमोलॉजी उनके पास है, जेमोलॉजिकल है इनके पास 50 शेयर एट द रेट ऑफ 375। अभी जो चल रहा है 340 के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए। किस रेट पर बाय है मैम। 375। 370। देखिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 330 328 के बीच पे एक एवरेज करने का मौका मिलेगा, बट स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ जान दिखाई नहीं देती है। और अगर आप स्विच कर लें, बाय करना है किसी दूसरे स्टॉक को, तो ग्रेनुअल्स यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, या फिर एक दो स्टॉक हमने और लिए, PTC आप फोकस कर सकते हैं। बट अगर इसको होल्ड करना है तो 330 के आसपास एवरेज रखिएगा और 320 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है संगीता बख्शी का। वो पूछती है कोचीन शिपयार्ड के बारे में, 58 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2300 रुपीज ईच, क्या मैं एवरेज करूं, और अगर एवरेज करना है तो किन लेवल्स पे करना है। देखिए, कोचिन शिपयार्ड के अगर चार्ट को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अभी करेक्शन बाकी है। और कितना करेक्शन हो सकता है, करेक्शन आएगा आपका 1520 और 1480 के पास, तो वही एवरेज लेवल है। तब तक अभी वेट एंड वॉच और उन्हीं लेवल्स को फोकस करके बाय करिएगा। प्रांशु गोयल जी का सवाल है, वो पूछते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में, और कितना डाउनसाइड है सर अभी बाकी बचा है हिंदुस्तान जिंक पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं कि हिंदुस्तान जिंक या हिंदुस्तान कॉपर, मैं दोनों ही ले लेता हूँ स्टॉक, कि आपको बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे करेक्शन दिखाई देगा। 400 के नीचे या 405 के नीचे के भाव आपको हिंदुस्तान जिंक में नहीं देखने को मिलेंगे, तो घबराइए नहीं, होल्ड करके रखिए, वापस पुल बैक थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है।
जयदास का सवाल है, वो पूछते हैं रवि सर मुझे बीपीसीएल, एससीआई, बीईएल, वेदांता में फ्रेश बाइंग करना चाहता हूं मैं, प्लीज़ मुझे एडवाइस करिए कि करना भी चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो किन लेवल्स पे करना चाहिए। देखिए बीपीसीएल, वेदांता तो आप बाय कर सकते हैं, बाकी स्टॉक से थोड़ा सा मैं कहूंगा दूरी बनाकर रखिए। बीईएल बीपीसीएल भी, अगर बाय, जी बीईएल भी दूरी। हाँ, बीएल मैंने अभी 330 का टारगेट दिया है, 367 चल रहा है, 65 चल रहा है, अगर आप ओके, देखेंगे तो थोड़ा दूरी बना के सॉरी आई रखें। मिस्ड इट। हाँ, हाँ हाँ, एक दो हफ्ते में हम लोग बाय करेंगे। और जहां तक बात है आपके वेदांता की, तो देखिए 430 435 पे तो वैसे भी अट्रैक्टिव लगता है, तो 30% पोजीशन इन लेवल्स पर बीपीसीएल और वेदांता में बना लीजिए, बाकी वेट एंड वॉच। नीरज गर्ग का सवाल है, वो पूछते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में, 1400 के बाइंग प्राइस है उनका, क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ? एक साल का व्यू लेके चल रहा है। देखिए अभी तो फ्राइडे भी नहीं आया, अपने को क्या अभी बाय करेंगे, क्यों हेज करेंगे? फिलहाल बाय करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ना एवरेज करने लायक है, जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा करेक्शन के बाद बाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, चिराग का सवाल है स्टील एक्सचेंज इंडिया के बारे में, उनकी बाई प्राइस है ₹10, आपसे पूछ रहे हैं एवरेज करना है या बेचना है? स्टील इंडिया, राइट? स्टील एक्सचेंज, एक्सचेंज या अच्छा। देखिए फिलहाल तो अभी 10 रुपए पे आपने किया है, 9 रुपए के आसपास चल रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा 8 रुपए 50 पैसे, 8 रुपए के नीचे क्लोज होगा तो ही खराब होगा, पर पुल बैक आता है तो निकलिए। ये सब स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, सब सिर्फ देखने के लिए है बस। अबू अंसारी का सवाल है, सर आपने ग्रैन्यूल बोला पर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही, इंट्राडे में क्या करूं? देखिए ग्रेनुअल बहुत सही सवाल है सर। एक बात बताइए, निफ्टी कितना मूव कर गई है, आप समझ रहे होंगे कि कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आराम से बैठिए, पढ़िए, स्टडी करिए और पोर्टफोलियो को रिविजिट करिए। तो वेट एंड वॉच आएगा, मोमेंटम आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रेनुअल्स ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये इनको बता दीजिएगा, ये इंट्राडे के लिए नहीं था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था कि आपको ये खरीदना, राइट? योर रिकमेंडेशन नहीं इज फॉर लेकिन लॉन्ग टर्म। नहीं, शॉर्ट टर्म पे भी अगर बीटीएससी का ट्रेड लेना चाहते हैं कल के लिए तो भी ले सकते हैं, ग्रैनुअल को फ्यूचर में चूंकि अवेलेबल है ग्रैनुअल। ओके, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड कर जाते हैं तो ये वो रिस्की स्टॉक नहीं है। अगला सवाल जो है वो है हडको पे और ओएनजीसी पे, दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना है? और एक और सवाल साथ में ले लेती हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक, 4 स्टॉक्स। पहले हुडको पे आ जाते हैं। हुडको को अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए 195 के स्टॉप लॉस से। दूसरे स्टॉक को बात करूं तो हम इस समय के जो मोमेंटम है उसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं वैसे चारों ही स्टॉक ऐसे हैं कि जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच वाले, साइडवेज जोन जो नहीं होते हैं जिसमें कि कोई मोमेंटम नहीं होता है, ये कुछ वैसे ही स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी चारों स्टॉक को होल्ड करके रखिए, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, और थोड़ा मोमेंटम डाउन का ही रहेगा, और डाउन होने के बाद एवरेज करने के लिए बिल्कुल वेट एंड वॉच करिए। कल रिलायंस की एजीएम है रवि जी, क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमें उनसे? मैम अगर सार्कास्टिक वे में बोलूं तो बढ़िया है, एजीएम को आप सुनिए और मजा लीजिए, देखिए कि क्या उनके प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। और अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो 1350 के आसपास के जो लेवल्स हैं उनमें थोड़ा बाय किया जा सकता है। 75 चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अगर करना भी है तो 30% करे, बहुत लंबे उम्मीद की नहीं, लेकिन 1400 1410 के बस लक्ष्य आपको मिल सकते हैं। चलिए, एक खबर आई है, इसमें मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। इंडियन चाइना will push to cut steel production between